हेलो एवरीवन। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पढ़ाई में इस वक्त मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए। मेरा बस एक ही जवाब होता है, छोड़ दो, एकदम सीधा छोड़ दो। अब यहाँ छोड़ने का मतलब क्विट करने से नहीं है, छोड़ने का मतलब ब्रेक ले लो। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, एक काइंड ऑफ फैटिक जिसको कहते हो गया है ना। एक रूटीन में काम करते करते ऐसा हो जाता है। हम सब इंसान हैं, रोबोट नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि इसमें बहुत कोई घबराने की बात नहीं है। तो जिन बच्चों के साथ भी ऐसा होता है या हो रहा है, उनको लग रहा हो कि यार थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये तुम्हारा बॉडी तुमको एक सिग्नल दे रहा है, यू नीड रेस्ट। मेंटली फिजिकली तुमको एक अच्छे से रेस्ट की ज़रूरत है। आराम से तुम 2 दिन का 3 दिन का रेस्ट ले सकते हो, अगर तुमको लगे कि यार इस वक्त मेरा 100% मन नहीं लग रहा है। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, अगर तुम्हारा मन न लगे पढ़ाई में और तुम फिर भी लगे पड़े हो, नहीं यार करना है, ठीक है, ये अंदर से होना चाहिए, करना अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए, मगर देखते समझते हुए कभी लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है, तुरंत उस काम को वहीं पे छोड़ो, ब्रेक ले लो। उसके 2 वजह हैं क्यों ब्रेक तुमको चाहिए। पहली बात, मन नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती करोगे, बेमन से करोगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा 100% एफर्ट नहीं जाएगा, तो डिज़ायर्ड रिजल्ट भी नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। एफर्ट नहीं दोगे 100% रिजल्ट कैसे मिलेगा। कोई भी काम तुम करोगे बिना 100% प्रयास किए, तो कहाँ से उसका तुमको रिजल्ट मिलेगा, मन माफी। तो ये चीज़ तुमको ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम वहाँ से ब्रेक ले लो, क्योंकि ज़बरदस्ती करोगे तो कोई फ़ायदा उसका होगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मन नहीं लग रहा है, फिर भी उस काम को हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम करना है, लेकिन मन इस वक्त नहीं लगा पढ़ाई में, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा उससे और डिटैचमेंट हो जाएगा, तुम्हारा उससे मन और भागना शुरू हो जाएगा, एक किस्म का तुम उससे दूरी बनाना शुरू कर दोगे। तो वो सब चीज़ें ना आने पाए, इसलिए मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ बच्चों को कि तुरंत वहीं पर उस काम को रोक दो, मत करो, 2-3 दिन बिल्कुल मत करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टॉपर्स होते वो भी सबको पता है कि तुमको रेस्ट की ज़रूरत है ना। कोई भी लगातार काम करोगे तो तुमको उससे एक ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। हम रोबोट्स नहीं है कि बस एनर्जी दिया और कमांड सेट किया और बस चालू हो गए, है ना। हम इंसान हैं, हमारे आसपास की चीज़ें हमको अफेक्ट करती हैं, हमारे दिमाग पर इफेक्ट डालती हैं और हमारा दिमाग के हिसाब से काम करता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने आसपास की चीज़ों से जितना हो सके आइसोलेट करके रहो, बट ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग हर चीज़ों से आइसोलेट नहीं हो सकते, वी आर बाउंडेड विद लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आसपास की चीज़ें हमको अफेक्ट करती हैं, तो उस वजह से कभी ऐसा लगे या मेंटल थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, फिजिकल टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो तुम उसको ब्रेक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ब्रेक में क्या कर सकते हो, पढ़ाई छोड़कर तुमको जो मन में है बस वो करना। कोई अगर बोलो एकदम खबरदार, बिल्कुल नहीं, सर ने मना किया है, हमारा अभी छुट्टी चल रहा, हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 2 दिन तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। बाकी जो भी आलतू फालतू काम दुनिया के हैं सब कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉबीज़ कुछ है वो करो, नहीं है डेवलप करो, गेम्स खेलना है ये करो, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आलतू फालतू काम तुमको लग सकता है सब करो। पढ़ाई को छोड़ करके फिलहाल 2-3 दिन तक, जब लगे कि नहीं ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और वापस आकर के अपना 100% हम एफर्ट दे सकते हैं, वापस आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन तो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। एक स्टूडेंट लाइफ में इतने प्रेशर स्ट्रेस को झेलना बहुत मुश्किल होता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ कि स्टूडेंट्स पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ों को लेकर के, और तुम बिलीव करोगे ये ज़बरदस्ती का बनाया गया स्ट्रेस है। मैं इस पर ही बात करूँ, हमारे आसपास के जो लोग हैं ये लोग भी कम नहीं है, ये ज़बरदस्ती बच्चों पर स्ट्रेस डालते हैं। एग्ज़ाम को ऐसे पेश करेंगे जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये आखिरी युद्ध है और तुमको इसको जीतना है, मतलब महाभारत का युद्ध बना देते हैं। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, इतना उसको हवा नहीं बनाना चाहिए जैसा कि आजकल के माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं, है ना। तो तुमको इसको कैसे हैंडल करना होगा,
इसकी बात भी करूँगा बाद में, फिलहाल आज नहीं। आज हम लोग अपने अब टॉपिक की बात करते हैं। शायद इसलिए मैं कह रही हूँ कि पिछले 1-2 दिन से काफ़ी बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर मन नहीं लग रहा है, इससे मेरा वर्क पूरा नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, क्या करें। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दो, 2 दिन के ब्रेक लो, क्या दिक्कत, जाओ, है ना। बट अगर किसी और के साथ भी ऐसा है तो तुम ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल है, तुम्हारा बॉडी तुमको सिग्नल दे रहा है कि भाई तुमको आराम की सख्त ज़रूरत है, जाओ आराम करो। ये सब चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रहेंगी, है ना, ठीक ठाक रहोगे, सब कुछ बढ़िया होगा। चलो, तो अब शुरू करते हैं हम लोग जो चैप्टर 2 शुरू किया था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसका आज मैं शुरू करूंगा तुमको लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 अब क्या बताऊँ इस चैप्टर के बारे, इस टॉपिक के बारे में। इतना शानदार टॉपिक है ये, बहुत शानदार टॉपिक है। तुमको आगे मुझको पढ़ाना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका जो कॉन्सेप्ट है विथ डाइलेक्ट्रिक, वो कॉन्सेप्ट तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर तुम ये सारी बातें समझ जाओगे तो। बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे नीट के एस्पिरेंट हो, CUET तुम्हारा टारगेट है, एकदम प्रिपेयर्ड रहो। तो देखते हैं क्या है, क्या पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सब की बात एक एक करके करते हैं। चलो, तो टॉपिक जो है बच्चों वो डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। सबसे पहला प्रश्न कि भैया ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक आर द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। सबसे पहली बात तो समझ लो कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। नॉन कंडक्टिंग कहो या इंसुलेटिंग सब्सटेंस कहो, इंसुलेटर्स कहो, सब बातें की है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता, दैट आर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री चार्ज नहीं होते हैं, जैसे कंडक्टिंग सब्सटेंस के पास होते हैं ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इनके पास वो नहीं होते। तो डाइलेक्ट्रिक्स कभी भी कहा जाए तो समझ आए, डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, या सिंपल सी भाषा में कहूँ तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर्स, जिनसे हो करके किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल नहीं है, जिनमें फ्री चार्ज का बहुत कमी है, जिनके पास चार्ज कैरियर्स नहीं है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कुछ भी कह करके समझ सकते हो, समझा सकते हो, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इन्हीं डाई इलेक्ट्रिक्स को हमको पढ़ना है, इन्हीं इंसुलेटिंग सब्सटेंस को पढ़ना है, इन्हीं नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। इनको हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनका क्या हालचाल होगा, उस हालचाल को जानना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो आगे पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहाँ पे इन डाई इलेक्ट्रिक्स का बेहद अहम रोल होता है, ठीक है। तो उस रोल को जानने के लिए पहले इनके बारे में जानना होगा कि होते क्या हैं, इनका बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स समझ गए, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, करंट का फ्लो नहीं हो सकता, फ्री चार्ज नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है, एकदम ये लेस ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस या इंसुलेटर्स। अभी हमें इनका बिहेवियर चेक करना होता है कि जब इन डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनके साथ क्या क्या होगा, सब कुछ हमको पढ़ना है। बट बिफोर दैट एक चीज़ तुमको मैं याद दिला दूँ, ठीक है। अभी तो हम लोग को बात करना है बच्चों नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की, लेकिन अगर मैं एक कंडक्टिंग सब्सटेंस की बात करूं, कंडक्टर्स की बात करूं, तो उसमें क्या होता है ये अगर तुमको दिखाऊं, एक कंडक्टिंग सब्सटेंस है ना, एक कंडक्टिंग सब्सटेंस है। जब मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या होता है, याद आ रहा है सबको, ये कंडक्टिंग सब्सटेंस है, इसमें ढेर सारे चार्ज कैरियर्स हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, ढेर सारे चार्ज कैरियर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का तो इसमें मतलब खजाना भरा पड़ा होता है, तभी तो कंडक्टर्स कहलाता है। तो अभी क्या है, कंडक्टिंग सब्सटेंस को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, हमको डायरेक्टिक तुमको पढ़ाना है, मगर थोड़ा शुरुआत में यहाँ से करता हूँ कि कंडक्टिंग सब्सटेंस को रखेंगे तो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग का तो क्या पूरा पढ़ना ही पढ़ना है।
तो जब किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? अब चूंकि कंडक्टर है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स हैं, जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करेगा, उनको दूर करेगा। तो कुछ ऐसा उनका सेपरेशन होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसके एक तरफ इंड्यूस हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो उसके एक तरफ इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है भाई? पॉजिटिव चार्ज हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। तो चार्जेस का रीअरेंजमेंट होगा, पॉजिटिव सारे के सारे एक तरफ, नेगेटिव सारे के सारे एक तरफ, ठीक है? ये इनका रीअरेंजमेंट होगा, जिससे क्या होगा, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इसको मैं कहता हूँ बच्चों ई इंटरनल, जिसका डायरेक्शन हमेशा एक्सटर्नल के अपोजिट होगा। अच्छे से फिगर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमेशा एक्सटर्नल के अपोजिट होगी और ये चार्ज का अलाइनमेंट होता रहेगा, पॉजिटिव यहाँ आता रहेगा, नेगेटिव वहाँ जाता रहेगा और जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव एक्यूमुलेट होता रहेगा, जैसे जैसे यह नेगेटिव एक्यूमुलेट होता रहेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। और चूंकि इसके अपोजिट है तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 इस एक्सटर्नल के इक्वल नहीं हो जाती और ये ई इंटरनल ई एक्सटर्नल को कैंसिल नहीं कर देता, तब तक ये चार्ज का अलाइनमेंट चलता रहेगा। चार्ज का जो पोलराइजेशन है कि पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ चलता रहेगा। तो अंत कहाँ पे होगा सर इसका? पॉजिटिव एक तरफ भाग रहा है, नेगेटिव एक तरफ भाग रहा है, ये भागना रुकेगा कब? ये भागना तब रुकेगा जब भगाने वाला खत्म हो जाए। अब भगा कौन रहा है? ई एक्सटर्नल। खत्म कौन करेगा उसको? ई इंटरनल। तो ई इंटरनल की वैल्यू बढ़ते 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 जब ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी और कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अलाइनमेंट हो रहा है वो रुक जाएगा। इसीलिए हमेशा कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पाओगे? हमेशा ज़ीरो पाओगे। ठीक है? तो कभी भी किसी कंडक्टर को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखूँ तो उसके जो ढेर सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो क्या होते हैं? पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइज का मतलब पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, और ये पोलराइजेशन तब तक चलता रहेगा, ये रीअरेंजमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो जाए। और जैसे ही ज़ीरो होगी सब कुछ स्टैटिक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी तुम किसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे तो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? ज़ीरो। और इसी कंडक्टर के इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इस प्रॉपर्टी को किस नाम से जानते हैं, ये सारे बच्चे जरा कमेंट बॉक्स में मुझको मेंशन करके बताएं। तो हालांकि लास्ट क्लास में तुमको बता चुका हूँ कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है ना, उसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, ये चीज़ को एक स्पेशल नाम से पुकारा जाता है। ठीक है? वो क्या होती है, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोलते हैं और ये कैसे चीज़ों को सेव करता है, इसके लिए एक वर्ड होता है। वो वर्ड मैं तुम लोगों से सुनना चाहूँगा। तो सारे बच्चे जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मुझको कमेंट बॉक्स जरूर मेंशन करके बताएंगे कि कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है हम लोग किस नाम से पुकारते हैं और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसके लिए क्या एक खास वर्ड यूज़ होता है। ठीक है? कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, मैंने बताया था। तो ठीक है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं देखूंगा किनको बात अभी तक याद है। तो खैर ये तो कंडक्टर की बात हो गई कि कंडक्टर के साथ ऐसा होता है। कंडक्टिंग सब्सटेंस मुझको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के बारे में। बट कंडक्टिंग सब्सटेंस में बता दिया कि भाई तो कंडक्टिंग के साथ ऐसा होगा, नॉन कंडक्टिंग के साथ क्या होगा वो भी देख लेते हैं। बट बिफोर दैट
नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के साथ क्या होगा, ये जानने के पहले थोड़ा सा एक चीज़ और तुमको बतानी पड़ेगी। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं किसी भी सब्सटेंस के। देखो होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, इनको अगर देखा जाए, इनका प्रॉपरली अगर अध्ययन किया जाए, स्टडी किया जाए, तो दो बातें निकल करके हमारे सामने आती हैं। ठीक है, पहली बात निकल के सामने ये आती है कि किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम चाहें तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरे को बोल सकते हैं बच्चों हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फाइन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस तुम उठा के देखोगे, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, कोई भी सब्सटेंस तुम उठा के देखोगे, हमेशा दो चीज़ हमको दिखाई पड़ती है मॉलिक्यूल्स के बारे में, नॉन पोलर और पोलर। अब ये क्या होता है, होता क्या है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स के अंदर, ध्यान से बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करता है। मतलब जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा वहीं पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी हो जाएगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर बच्चों कॉन्साइड करता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है। क्योंकि डायपोल मोमेंट में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। याद करो P = Q × L, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव जहाँ और बीच की कोई डिस्टेंस होनी चाहिए। तो जब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करेंगे तो काहे का डायपोल बनेगा, काहे का उसमें डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर कहलाते हैं। इनका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा, ये एक डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करोगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ज़्यादातर जिनमें एक सिमेट्री होती है, जैसे हाइड्रोजन कह लिया, ऑक्सीजन कह लिया। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के नाते इनका जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा। और ये जो मॉलिक्यूल है या इस जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे बच्चों क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिनमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं करते, जैसा कि ऊपर के फिगर में देख रहे हो। यहाँ तो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर गया। यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्साइड नहीं करते, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके बीच में एक सेपरेशन आती है। तो जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होंगे तो बन जाएगा डायपोल, जो कि पढ़े हो कि पॉजिटिव नेगेटिव एक छोटे से डिस्टेंस पर सेपरेट होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं करते, उन मॉलिक्यूल्स को बच्चों क्या बोलते हो, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये बहुत छोटे से डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये उसके हिसाब से इनका अलाइनमेंट होगा, जैसे कि डाइपोल का होता है सब कुछ इसके साथ होगा। तो छोटे से, बहुत छोटे से इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। इनका एक सर्टेन नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट भी होगा। अब जैसे यहाँ की बात करूँ तो इन दिस कंडीशंस द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। लेकिन इस कंडीशन की बात करोगे बच्चों तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, इनके पास एक सर्टेन नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम किस नाम से पुकारेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स।
एग्जाम्पल की बात करोगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे HCl हो गया, ठीक है, H2O हो गया। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तुम्हारे कैसे कराएंगे? पोलर, जिनके पास एक सर्टेन डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को हम उनके पोलैरिटी के बेस पर दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। एक वो जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक पॉइंट पे कॉन्साइड करे, नॉन पोलर हो गया, खत्म कहानी। और एक वो जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं करेगा, वो क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग को पढ़ने हैं, डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है बच्चों, उसमें भी ये दो कैटेगरी मिलती है। कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे होंगे जिनके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे, कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स पहले से पोलर होते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐसा हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक के साथ भी ऐसा होता है। तो अभी हम लोग को चूंकि डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है, इसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं वो भी समझ। तो किसी भी सब्सटेंस में ये दो कैटेगरी तुमको मिल सकती है, डाइइलेक्ट्रिक्स में भी मिलती है। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं, एक वो जो नॉन पोलर होंगे और एक वो जो पोलर होंगे, ठीक है। तो चूंकि हमको उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इससे तुमको समझना जरूरी होगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तब जाके इस डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलो, तो अगर चाहो कॉपी करना शुरू कर सकते हो। 1 मिनट का तुमको मैं देता हूँ टाइम, या कुछ सेकंड्स का टाइम तुमको देता हूँ, जल्दी कर लो जो करना हो। तो फिर मैं अपने जो मुझको समझाना है बिहेवियर, उसकी बात करता हूँ, ठीक है। चलो, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, जो करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो, ओके, तो मैं इसको अब मिला देता हूँ। ये चीज़ याद रखना है ना, केमिस्ट्री में तो क्या बहुत कुछ पोलर एंड नॉन पोलर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वहाँ तुम इसका थोड़ा तुम पढ़े ही होगे। फाइन, अब आते हैं अपने असल टॉपिक पे जो तुमको मुझको समझाना है। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं समझ लिया, अब इनका पोलराइजेशन क्या होता है, उससे हमारा क्या लेना देना है, उसकी बात समझ लो। हमने कहा डाइलेक्ट्रिक्स भी दो टाइप के होंगे, पोलर और नॉन पोलर। एक वो जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्साइड करेंगे, भैया नॉन पोलर। एक वो जहाँ पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, भैया पोलर। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया किसी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, मैं एक छोटा सा पीस लिया, ये ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, मतलब जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि नहीं, पहले बताओ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक पॉइंट पे कॉन्साइड किया पोलर, कॉन्साइड नहीं किया नॉन पोलर। तो यहाँ मैं डाइलेक्ट्रिक्स को ले रहा हूँ जिसके मॉलिक्यूल्स पहले से नॉन पोलर हैं, मतलब जिसके एटम्स में, जिनके मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो चलो फाइन, स्टार्ट करते हैं फिर। तो सब्सटेंस तो मैंने बना दिया है ना, उसके मॉलिक्यूल्स को तुमको बना के दिखाता हूँ। तो सपोज दैट मैंने एक छोटा सा सैंपल लिया, इस छोटे से सैंपल में इसके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं तुमको दिखाता हूँ। उन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में से मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स मैं तुमको यहाँ पर फिगर बना कर दिखा रहा हूँ। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है, तो इनमें हमको दिखाना पड़ेगा
कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डाइइलेक्ट्रिक का छोटा सा टुकड़ा लिया, अ पीस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। अब एक छोटे से पीस में भी, छोटे से टुकड़े में भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। उन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में मैंने 7-8 मॉलिक्यूल को तुम्हारे सामने बना के दिखा दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, और जो एक मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है, और पूरा जो डाइइलेक्ट्रिक है वो भी नॉन पोलर है। इन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 है, और पूरे सब्सटेंस का भी डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली 0 होगा। तो वी कैन इजीली से कि इस फिगर में जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल का नहीं, पूरे के पूरे सब्सटेंस का भी अगर तुम डाइपोल मोमेंट निकालोगे दैट विल बी 0। तो एक मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है और पूरा सब्सटेंस भी हमारा नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट इज 0। ठीक है, अब क्या किया इसे, अब हम क्या करेंगे, इस डाइइलेक्ट्रिक के पीस को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और इसके बिहेवियर को चेक करेंगे, इसके साथ होता क्या है। जैसे कंडक्टर को रखा तो क्या देखा कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का रीअरेंजमेंट हो गया। जैसे किसी कंडक्टर को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, चार्ज का रीअरेंजमेंट हो गया, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, अंदर नेट फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। वही स्टैटिक कंडीशन होती है कंडक्टिंग सब्सटेंस की। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है वो तुमको दिखाना चाहता हूँ। तो सपोज दैट कि एक इसी सब्सटेंस को जो कि डाइइलेक्ट्रिक है और पहले से नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस भी, इसको मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ यूं रख दिया। दिस इज माई ई एक्सटर्नल। अब ध्यान से बस सुनना, अब धीमे धीमे कहानी शुरू होने वाली है। होगा क्या कि जैसे ही तुम इस डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, मैं देखें तो होता क्या इसके साथ, तो जैसे इस फील्ड में रखोगे ये शांति से नहीं बैठेंगे। इन मॉलिक्यूल्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और चार्जेस को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या चार्ज मानेंगे, क्या चार्ज बैठेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ देगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उनको ड्रैग करेगा, उन पर फोर्स लगाएगा, उनको एक ओरिएंटेशन देगा। तो होगा क्या, अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल को तुमको दिखाऊं, तो जैसे ही इस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको स्ट्रेच करेगा, खींचेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि फंडामेंटल बात हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग, नेगेटिव कहाँ भागता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो होगा कुछ ऐसे, इस मॉलिक्यूल की शक्ल बदलेगी और शक्ल बहुत बुरी तरीके से बदलने वाली है। कुछ ऐसा, आलू के दस का शक्ल हो जाएगा, कुछ ऐसा, लाइक दैट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनके चार्ज को स्ट्रेच करेगी, मॉलिक्यूल को पूरा खींच के स्ट्रेच कर देगा, और ऐसे स्ट्रेच करेगा कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, लाइक दैट। पॉजिटिव चार्ज कहाँ भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग, और नेगेटिव चार्ज कहाँ भागेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो कुछ ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर तुम एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक के छोटे से सैंपल को एक एक्सटर्नल तगड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मॉलिक्यूल्स को खींच देगा, स्ट्रेच कर लेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ, नेगेटिव को अपोजिट। तो कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बात को समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये बताओ कि ऐसे कंडीशन में जो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है जो कि पहले ऑब्वियसली नॉन पोलर था, अब एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गए। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गए और ये क्या बन गया हमारा, एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया। इसका एक सर्टेन डाइपोल मोमेंट होगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ पर पे एक खास एजम्पशन भी लेते हैं
और वो खास एजम्पशन ये होता है कि हम जो मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, हम जो डायलेक्ट्रिक कंसीडर कर रहे हैं, उनमें एक चीज़ हम ये चीज़ हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनका जो पोलराइजेशन है, इन मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, जनरेट हुआ है, ये जो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हुए हैं, इनके पोलराइज्ड होने से ये जो मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट आ गया है और वो पोलर बन गया है, ये डाइपोल मोमेंट इस एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग ही जनरेट होगी। मतलब इसका जो अलाइनमेंट है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे नहीं, इनका जो डाइपोल मोमेंट है जिसका डायरेक्शन क्या होता है माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो रहे हैं, इनमें जो पोलराइजेशन उत्पन्न हो रहा है, इनमें जो डाइपोल मोमेंट पैदा हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल भी है। जितना तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओगे, इनका पोलराइजेशन उतना बढ़ता जाएगा। तो अब ये जो असम्पशन है कि जो इनमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, ये हर डायलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता कि इतना सिमेट्रिकल चीज़ें नहीं होती, बट हमें अपनी चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखना है और हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ऐसा है, अलाइनमेंट फील्ड के अलोंग है और दिस डाइपोल इज प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे डायलेक्ट्रिक्स जिनमें ये एजम्पशन होल्ड करे, जिनमें ये बात सच हो, ऐसे डाई इलेक्ट्रिक्स को हम लोग इस नाम से पुकारेंगे, लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक। इस वर्ड को बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल भी हो, जहाँ ये एजम्पशन होल्ड करे, ऐसे डाइलेक्ट्रिक को कहोगे लीनियर डाई आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग जो डिस्कशन है वो ऐसे डाइलेक्ट्रिक तक ही सीमित रखेंगे फिलहाल कि ऐसा सब कुछ होगा। तो हुआ क्या कि जो बच्चों हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ये क्या हो गया, पोलराइज्ड। हर एक मॉलिक्यूल में सेपरेशन हो गया, खींच कर रख दिया डाइलेक्ट्रिक ने, उसको स्ट्रेच कर दिया एंड मॉलिक्यूल्स बिकम पोलराइज्ड। और एक मॉलिक्यूल नहीं कि पूरा का पूरा सब्सटेंस ही तुम्हारा क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। यानी कि अब इस पूरे सिस्टम का तुम अगर चेक करोगे तो देयर विल बी अ सर्टेन नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इस पूरे सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर पे हुआ था। इसी घटना को बोलते हैं बच्चों डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो तुम बता सकते हो कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। उसको कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और इसके यूनिट वॉल्यूम में किसी, जैसे मान लो अगर मैं इसका एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करूं, ठीक है, इसके यूनिट वॉल्यूम को कंसीडर करो, तो इसके यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं उसका पोलराइजेशन। द टर्म पोलराइजेशन इज नोन एज द पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन यूनिट वॉल्यूम। किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जब तुम बाहरी फील्ड में रखोगे, ऑब्वियसली इट विल गेट पोलराइज्ड। तो उसके पूरे सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में जो पोलराइजेशन जनरेट होगा, जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम कहते हैं उसका पोलराइजेशन। और ये जो पोलराइजेशन होता है, जो तुमको मैंने पहले ही कहा कि इस एक्सटर्नल फील्ड के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम अपने डाइलेक्ट्रिक को एक लीनियर आइसोट्रोपिक मान ले तो जो ये पोलराइजेशन है ये एक्सटर्नल फील्ड पर कुछ इस फॉर्मूले से डिपेंड करता है, P = काई इंटू ई मतलब ई एक्सटर्नल, जो बाहर में अप्लाई किया है, जहाँ P क्या है, पोलराइजेशन
इन यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है कि किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड हुआ। ई क्या है? एक्सटर्नल फील्ड, जिसने ये काम किया, जिसने पोलराइज्ड किया, जिसने पोलराइजेशन लाया, पैदा किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो काई है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, स्पेलिंग बड़ी इसकी खतरनाक है भाई, ध्यान रखना, है ना। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इस कांस्टेंट काई को हम लोग कहते हैं। और ये हर डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंट होता है, क्योंकि तुम अगर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ऐसा नहीं कि वो इक्वली पोलराइज्ड होंगे। किसी पोलराइजेशन ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ पर। तो बच्चों जो काई है ना, ये काई जिसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहकर पुकार रहे हैं, ये हर डाई इलेक्ट्रिक का डिफरेंट होता है और इसको तुम मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी से अटैच कर सकते हो। दैट काई बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। उसके बारे में बहुत कुछ फिलहाल नहीं पढ़ना है 12th में, बट जानते रहो कि P इज इक्वल टू काई ई में काई क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो ये बताता है तुमको कि हर डाई इलेक्ट्रिक अनइक्वल अमाउंट में पोलराइज्ड होगा इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुम 4-5 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो सब पोलराइज्ड होंगे, मगर नॉट इन द सेम वे, नॉट बाय द सेम अमाउंट, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट होगी, सबका मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स अलग अलग होगा, है ना, सब में अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। तो दिस काई डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी से अटैच किया जाता है ना। तो ये बात समझने की है, ये बात तुमको बस ये चीज़ समझाने की है कि हर डाइलेक्ट्रिक अलग अलग तरीके से अपना पोलराइज्ड होगा, अलग अलग अमाउंट में पोलराइज्ड होगा। तो P इज इक्वल टू काई ई में P क्या है? पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन आया? E इज द एक्सटर्नल फील्ड, जिसने ये कांड किया है। और काई क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो बताएगा कि भाई कोई गिवन डाइलेक्ट्रिक किस हद तक पोलराइज्ड होगा उस गिवन फील्ड में। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बात सही है। अब इसको और समझो क्या होगा। अच्छा, इस फिगर को ध्यान से अगर देखो, दो ही मॉलिक्यूल्स थोड़ी होंगे, इसके बगल में एक और होगा, बगल में एक और होगा, तो कुछ ऐसा सीन बनेगा ना कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से पास आ रहा है, ये इसका पॉजिटिव भाई इसके बगल दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना, दो ही मॉलिक्यूल थोड़ी होंगे, तो फिगर में बनाया तो मॉलिक्यूल, इसके बगल में अगला वाला मॉलिक्यूल होगा तो उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव्स के साथ मैच कर जाएगा। मतलब कुछ ऐसा तुमको अगर बना सकूँ, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा अगर फिगर तुमको बना के दिखाऊं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स है इनके नेगेटिव पॉजिटिव को साथ ले लो तो दे विल, कह सकते हो कि दे विल न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज्ड न्यूट्रलाइज्ड न्यूट्रलाइज्ड। तो जो मॉलिक्यूल जब स्ट्रेच होंगे तो किसी बीच में अगर तुम देखोगे, बीच में इतना गैप थोड़ी होता है, तो सटे सटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कहीं भी बीच में अगर तुम नेट चार्ज चेक करोगे जीरो मिलेगा। बच कौन जाएगा? इस तरफ का नेगेटिव बच जाएगा, जो लास्ट मॉलिक्यूल होगा, जो लास्ट फॉर एग्जांपल जो पहला मॉलिक्यूल है उसका देखो नेगेटिव सारा का सारा बच जाएगा, मतलब उसके बगल में कोई पॉजिटिव थोड़ी कैंसिल करे, और लास्ट वाले का सारा पॉजिटिव बच जाएगा, उसके बगल में नेगेटिव नहीं वो कैंसिल करे। तो जो बीच का अगर कोई तुम वॉल्यूम कंसिडर करोगे किसी डाइलेक्ट्रिक में बच्चों, अगर तुम बीच का रफली कोई वॉल्यूम तुम चेक करो तो क्या पाओगे कि उसके वॉल्यूम में जो नेट चार्ज है वो जीरो होगा। सिर्फ तुमको दिखाना ये होगा मैं इसको मिटा दूं, सिर्फ तुमको दिखाना ये होगा कि इस डाई इलेक्ट्रिक के इस तरफ नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया और इस तरफ बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया। ठीक है, कह सकते हो काइंड ऑफ। और ये पोलराइजेशन कौन किया है? ये पोलराइजेशन कौन किया है? ये पोलराइजेशन किया है यही ई एक्सटर्नल।
तो इन चार्जेस को जो इसके दोनों एंड पर जनरेट हुए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, इसको बोलते हैं बच्चों इंड्यूस्ड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इंड्यूस किया है। तो किसी भी डायरेक्ट्रिक को जब फील्ड में रखोगे तो उसके जो दोनों फेसेस हैं, दोनों सरफेस हैं, उन दोनों सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो कुछ इस तरह, जैसे कंडक्टर में होता था, अभी देखा था ना, कंडक्टर का रखा तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, वही यहाँ पर भी होगा, लेकिन फ़र्क है, वहाँ जो चार्ज था वो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया था वो फ्री चार्ज था, ये फ्री चार्ज नहीं है, ये बाउंड चार्ज है, बस सेपरेट हो गया, नेगेटिव उधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव और पॉजिटिव फ्री नहीं है, अनलाइक कंडक्टर जहाँ फ्री था, ये बाउंड चार्ज है। तो बात समझ लो, कुछ इस तरह के सीन बनेगा जैसे कंडक्टर में बनता था, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। किसी इलेक्ट्रिक डायरेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। इसके वजह से इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इसको बोलेंगे बच्चों ई इंटरनल, द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद रखना बच्चों, इस ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हमेशा और हमेशा इस एक्सटर्नल फील्ड के क्या रहेगा, अपोजिट ही रहेगा, हमेशा अपोजिट रहेगा। जैसा कि फिगर में देख रहे हो, जैसा कंडक्टर में भी होता था वैसे यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो जब भी किसी डायरेक्ट्रिक को तुम एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जिसको बोलेंगे ई इंटरनल, जिसका डायरेक्शन एक्सटर्नल क्या होगा, अपोजिट होगा। अब क्या होगा, अब अगर अंदर, अब किसी डायरेक्ट्रिक के अंदर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊं, ये है एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों, और ये है ई इंटरनल जो कि एक्सटर्नल के अपोजिट है और ये इंड्यूस चार्ज से जनरेट हुई है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पर बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा कंडक्टर में क्या होता था, कंडक्टर में ये इंटरनल हमेशा बढ़ता रहता था, हमेशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये इंटरनल इस एक्सटर्नल को इक्वल करके कैंसिल न कर दे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए कंडक्टर के केस में। यहाँ पर पे फ्री चार्ज तो नहीं है कि चार्ज हमेशा बढ़ता रहेगा, तो बाउंड चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज यहाँ आ गया, थोड़ा सा चार्ज वहाँ आ गया, अंदर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई इंटरनल। तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई आर, वो क्या होगी बच्चों, ई एक्सटर्नल। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बात करो तो कह सकते हो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। किसी भी डायरेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किसी भी डायरेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या यूँ कह सकते हो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक बात क्लियर है। और कंडक्टर में क्या होता था, जो कि ये दोनों बराबर हो जाते थे इसलिए ई आर की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती थी। नॉन कंडक्टिव में ऐसा नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होता, हमेशा उससे कम रहेगा, क्योंकि फ्री चार्ज यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी डायरेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये सब उसके साथ घटना घटेगी, ये ऐसे होगा, पोलराइजेशन होगा, अंदर फील्ड आएगी, चार्ज सेपरेट होंगे, नेट फील्ड ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर पे एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं जिसका हम बहुत धड़ल्ले से यूज़ करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, और बच्चों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में जानने की, जिसको बोलते हैं बच्चों डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बहुत जिक्र होता है, केमिस्ट्री से बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी, मगर इसका प्योर कॉन्सेप्ट क्या होता है वो अभी सुन लो। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है जो कहानी हुई। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो सुनो। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों किसी भी डाइइलेक्ट्रिक का अगर मैं डिफाइन करूँ इस तरीके से तो कुछ नहीं होता है, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई रिजल्टेंट। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक को जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल और उसके अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड आई है, ई इंटरनल नहीं, जो रिजल्टेंट आई है
उन दोनों का रेशो जो होगा वो कहलाएगा उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कई बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर बहुत सुनते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, मगर ये होता क्या है, कहाँ से आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए एक्सटर्नल फील्ड और रिजल्टेंट फील्ड का जो रेशो होगा वो कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके बाद 2-3 बात समझो। कुछ बच्चों का मन सर के की वैल्यू क्या होती है, कैसी? सबसे पहली बात तो के की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि ई एक्सटर्नल ई आर दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, कभी के नेगेटिव नहीं हो सकता। के की वैल्यू फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, के की वैल्यू फॉर डाइलेक्ट्रिक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ई आर की वैल्यू हमेशा ई एक्सटर्नल से कम रहेगी, ऊपर हमेशा बड़ा रहेगा, नीचे हमेशा छोटा रहेगा। कभी भी ई आर की वैल्यू ई एक्सटर्नल से ज़्यादा हो सकती है क्या? बताओ। ई आर की वैल्यू तुमको कि ई एक्सटर्नल में से तुमने कुछ माइनस किया है तब तुमको ई आर मिला है कि नहीं? तो ई एक्सटर्नल में से कुछ माइनस की हो तुमको ई आर मिला है। तो ई आर की जो भी वैल्यू होगी बच्चों हमेशा ई एक्सटर्नल से कम ही तो होगी। तो ज़्यादा डिवाइड बाई कम करोगे तो हमेशा के की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू के की वैल्यू 1 से कम हो सकती? तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देख लो क्यों हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं हो सकती। जो कंडक्टिंग सब्सटेंस होंगे, कंडक्टिंग सब्सटेंस, अब कंडक्टिंग सब्सटेंस के लिए अगर तुम, हालांकि ऐसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक के लिए होगा है ना, अगर फिर भी तुमको किसी कंडक्टिंग इस फॉर्मूले के हिसाब से किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस की बात करो तो ई आर की वैल्यू क्या होती है? 0। जैसे ही 0 पुट करो के कितना हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। तो कंडक्टिंग सब्सटेंस अगर कभी तुम्हारे पास आएंगे, इनकी बात होगी तो के की वैल्यू क्या बताओगे? इन्फिनिट। डाइलेक्ट्रिक्स के लिए क्या होगा? हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 1 से कभी कम नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी हो सकता, फ्रैक्शन में हो सकता है 1.7, 1.5, 2.3, 2.9, 3.5 वॉटेवर, 1 से कम नहीं होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है एक डाइलेक्ट्रिक के, जिसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये सब घटना उसके साथ घटती है, जिसको बहुत अच्छे से तुमको समझ में आना चाहिए, ताकि हम आगे इसको जब यूज़ करें कैपेसिटर्स के साथ तो वहाँ पर कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। इसमें 2 चीज़ें और हैं, एक है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उनकी बात भी करेंगे क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर्स के लिए। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो, फिर चलते उन दोनों की बात हम लोग अभी तुरंत कर लेते हैं जल्दी। ओके, तो अब ये 2 चीज़ें भी अगर समझ जाएंगे तो हम लोग पूरा डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, जब भी कैपेसिटर में आएगा तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इतना समझने के बाद हम लोग को 2 बातें और समझनी है, एक है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और दूसरा होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होता है समझो। जैसा भी तुमको मैंने क्या बताया कि जब भी तुम किसी डाई इलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उसके साथ क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एक्सटर्नल फील्ड है, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है? स्ट्रेच कर देता है, कुछ ऐसे, है ना, लाइक दैट द मॉलिक्यूल्स गेट स्ट्रेच्ड। और ये जो स्ट्रेचिंग है, ये जो पोलराइजेशन इनका आ रहा है, स्ट्रेचिंग जो हो रही है या जो ये जो पोलराइज्ड हो रहे हैं, ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, इनके क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, कुछ ऐसे ये मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड। ठीक है, हालांकि चार्ज पोलराइज्ड हुए हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस की वजह से है, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही है, मॉलिक्यूल से बाहर नहीं निकले हैं, बस पोलराइज्ड हो गए। एक तरफ का चार्ज एक तरफ, दूसरे किस्म का चार्ज एक तरफ, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। 2 चीज़ों का एक दूसरे अपोजिट हो जाना इज कॉल्ड पोलराइजेशन, वो यहाँ पर हुआ है। एंड थैंक्स टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पोलराइजेशन है ये इस एक्सटर्नल फील्ड के होता है प्रोपोर्शनल। मतलब तुम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे
ये जो पोलराइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, या यूँ कहो जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रेचिंग है, जो खिंचाव है, वो और बढ़ता जाएगा। कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बढ़ाई, कुछ ऐसी कहानी हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई और स्ट्रेच हो गया, और तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किया और स्ट्रेच हो गया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन तक आती जाएगी कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, स्ट्रेच होते जाएंगे, मोर एंड मोर पोलराइज्ड होते जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो एक कहानी ऐसे होती जाएगी, और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे और स्ट्रेच होगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तगड़ी हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज इन मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे, दे विल बिकम फ्री चार्ज। अब वो बाउंड चार्ज नहीं रहेंगे। बाउंड चार्ज क्या होता है, फ्री चार्ज क्या होता है पता है ना? जब तक ये चार्ज अंदर है मॉलिक्यूल के, तब तक बाउंड चार्ज है। जैसी स्ट्रेचिंग ज़्यादा हुई, जैसे च्युइंगम को खींचते हो, च्युइंगम को बहुत खींचो बहुत खींचो बहुत खींचो, बीच से क्या होता है, पतला होता है, पतला होते होते क्या होता है, टूट जाता है। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दो क्या होगा, सेपरेट तो होना ही। जैसे ही नेगेटिव चार्ज डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इट विल बिकम फ्री चार्ज। और ऐसा एक के साथ नहीं होगा, जितने मॉलिक्यूल्स है सबके साथ होगा। और जहाँ इसमें फ्री चार्ज न के बराबर थे, भाई नॉन कंडक्टिंग है, फ्री चार्ज था ही नहीं इसमें, देखते ही देखते फ्री चार्ज की बाढ़ आ जाएगी। देयर विल बी फ्लड ऑफ फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन की बाढ़ सी आ जाएगी इस पूरे सब्सटेंस में। खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे एकाएक, क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, फ्री हो गए। और जो सब्सटेंस तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग था, वो सब्सटेंस तुम्हारा जो डाइलेक्ट्रिक था, इंसुलेटर था, वो सडनली बन जाएगा, विल टर्न इनटू अ कंडक्टिंग सब्सटेंस। अब वो एक कंडक्टिंग सब्सटेंस में तब्दील हो जाएगा और एक कंडक्टिंग सब्सटेंस की तरह बिहेवियर करेगा। इसी स्टेज को जब कोई डाई इलेक्ट्रिक टर्न्स इनटू कंडक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब डाइलेक्ट्रिक में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अब वो डाइलेक्ट्रिक नहीं रहा, अब वो इंसुलेटर नहीं रहा, अब वो नॉन कंडक्टिंग नहीं रहा, अब वो कंडक्टिंग सब्सटेंस बन गया है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, बच के तुमको उससे रहना पड़ेगा। मगर ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बढ़ाओगे और बढ़ाओगे, बहुत बढ़ाओगे, तब। तो उस स्टेज को हम कहते हैं बच्चों डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो तुमसे कोई अगर पूछे कि भैया डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, तो क्या बताओगे? जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखो और एक्सटर्नल फील्ड को बहुत बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा बढ़ाओ, इतना ज़्यादा बढ़ाओ कि वो डाइलेक्ट्रिक जो नॉन कंडक्टिंग है टर्न्स इनटू कंडक्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंडेड थे फ्री हो जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन की बाढ़ सी आ जाए, इलेक्ट्रॉन का समंदर जैसा हो जाए, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। और ये छोटे मोटे इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई फाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड तक ये डाई इलेक्ट्रिक अपने आप को ब्रेक डाउन होने से बचा सकता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा कि भैया किसी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁵ वोल्ट पर मीटर है, तो समझ जाए कि 10⁵ वोल्ट मीटर तक तो ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक रहेगा। 10⁵ के जैसे बियॉन्ड जाओगे ब्रेकडाउन विल हैपन। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है? ये दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस वैल्यू पर ब्रेकडाउन हो उसके जस्ट पहले, या यूँ समझो कि जब तक ये डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सके, कंडक्टर में बिना चेंज हुए जब तक कोई डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड को बर्दाश्त कर सके, ब्रेकडाउन उसमें ना होने पाए,
तो वो जो वैल्यू होगी कहलाएगी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। अब जैसे बात करूँ मैं एयर की, एयर थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम सब जानते हैं एयर क्या होता है बच्चों, एयर इज़ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। एयर जो है वो एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, इंसुलेटर है, वरना हम लोग एयर में रह नहीं पाते। हमारे चारों ओर इलेक्ट्रिक करंट घूम रहे हैं तारों में, हम सेफ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास मीडियम क्या है, इंसुलेटर है। एयर इज़ इंसुलेटर। अगर एयर कंडक्टिंग होता तुम लोग यहाँ पर रह नहीं पाते। तुम्हारे कमरे में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही है तारों के अंदर, वो तुम तक नहीं पहुँच पा रही क्योंकि तुम्हारे और तार के बीच में क्या है, एयर है। तो सड़क पे जा रहा है, तुम्हारे सर के ऊपर तार है, मगर तुम उससे सेफ हो। क्यों? क्योंकि बीच में एयर है, नॉन कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता। तो एयर इज इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिंग। लेकिन जैसे किसी भी चीज़ में ब्रेकडाउन हो सकता है, एयर में भी हो सकता है। तो एयर में जो भी ब्रेकडाउन होता है, और एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है बच्चों याद रखना 10⁶ to 10⁷ वोल्ट पर मीटर के आसपास होता है। 10⁶ से 10⁻⁷ हल्का सा वैरी करता रहता है। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर की। तो एयर जो होता है वो इतनी वैल्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर सकेगा बिना ब्रेकडाउन हुए। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की इतनी होती है, इतने तक वो एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जहाँ ये वैल्यू क्रॉस हुई, एयर विल बिकम कंडक्टर, और जो करंट दौड़ रहा है ना तारों में, वो हम तक चलाएगा। इसीलिए जो हाई टेंशन तार होते हैं, हाई टेंशन तार जानते हो ना, जो मोटे मोटे खूब मोटे मोटे तार होते हैं जिनमें खूब हाई वोल्टेज पे करंट फ्लो करती है, उनके आसपास का जो मीडियम होता है बड़ा वो खतरनाक मीडियम होता है। हाई टेंशन तार के आसपास नहीं जाना चाहिए लोग। मैंने हाई टेंशन समझते हो क्या होता है ना, हाई टेंशन तार समझते हो, तो मोटा मोटा तार होता है, हजारों वोल्ट पे करंट का फ्लो होता है उसमें, है ना। तो हाई टेंशन तार जो होते हैं इतने ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास होती है कि आसपास का जो मीडियम है थोड़ा सा वो खतरनाक हो जाता है। जो आसपास का एयर है थोड़ा सा कंडक्टिंग नेचर उसमें आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस अ काइंड ऑफ एग्जैक्ट ब्रेकडाउन तो नहीं होता मगर थोड़ा बहुत खतरनाक तो हो ही जाता है ना। तो हमको उससे बचना है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर हाई टेंशन तार हो वहाँ पे आसपास घर नहीं बनाना चाहिए। जहाँ पर पे हाई टेंशन तार हो वहाँ पर पे उससे दूर रहना चाहिए। इससे हाई टेंशन तार तो कभी शहरी इलाके से पास नहीं करता। गाँव से जो बाहरी इलाके होते हैं आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, डेंसिटी कम होती है, वहाँ पे देखो मोटे मोटे तार जाते रहते हैं ताकि वहाँ पर पे लोग कम हो और सेफ रहे। ताकि अब जहाँ घने बस्ती होगी, जहाँ बहुत डेंस पॉपुलेशन होगा, वहाँ से मोटे मोटे तार तो नहीं पास करा सकते क्योंकि वहाँ का जो मीडियम है वो खतरनाक हो जाता है, कंडक्टिंग होता है। उसके आसपास अगर कोई भी चीज़ आएगी तो खतरा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकडाउन। तो एयर में भी ब्रेकडाउन हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अभी जो हम लोग मस्ती से एयर में बैठे हैं, कंडक्टर है, सामने से करंट फ्लो कर रही है, चिढ़ा रहे उसको कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, आ भी जाएगा वो तुम्हारे पास। अगर बीच का मीडियम कैसा बन जाएगा? कंडक्टिंग। अगर बीच के मीडियम में क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन फिलहाल अगर कहा जाए तो हम नहीं चाहेंगे कि हो, ताकि हम लोग सेफ रहे और कंडक्टिंग मीडियम को ना होने पाए। तो ये दो चीज़ तुमको जाननी होगी, समझनी होगी, ब्रेकडाउन क्या होता है और ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या होता है, ताकि जो हम लोग आगे डायरेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे विद कैपेसिटर्स वहाँ पे इस बातों को अच्छे से अप्लाई करें और समझ सकें। ठीक है, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉपी इट, फिर आगे चलेंगे हम लोग जल्दी। ओके फाइन। तो आज मैं बच्चों यहाँ पे स्टॉप करूँगा क्योंकि आज मैं पूरा ये टारगेट ही बना करके आया था कि आज मैं तुमको पूरा डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझाऊंगा। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलर नॉन पोलर्स क्या होते हैं, कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है, डाइलेक्ट्रिक्स का कैसा बिहेवियर, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या होती है, इन सब बातों को अच्छे से समझना। ठीक है, अब प्रॉपर बढ़िया से क्या अब क्या करोगे बताओ। लेक्चर देख लिया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हालांकि लेक्चर में हो जाना चाहिए, नहीं हो रिपीट बोर्ड में लगाओ, फिर से देखो, नोट्स बनाओ। सबसे बढ़िया काम है नोट्स बनाना खुद से। लेक्चर को देखो, जो पॉइंट्स बोला हूँ नोट करो, नोट्स बनाओ,
प्रिपेयर करो। देखो एग्जाम तक कैसे तगड़ा प्रिपरेशन होती है, तो बढ़िया से इसका नोट्स बना लो। अब अगली क्लास में आऊँगा तो बताऊँगा मैं तुमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स एंड विथ डाई इलेक्ट्रिक्स। तो चूंकि डाइलेक्ट्रिक्स अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं, तो हम लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक पढ़ने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई दिक्कत समस्या है, कोई मन में कन्फ्यूज़न, और मैं तुमको फिर कह रहा हूँ, अगर कभी ऐसा मन में ख्याल आए कि यार थोड़ा सा मुझको ब्रेक चाहिए, तो तुरंत ब्रेक लो। बॉडी सिग्नल देती है कि तुम्हें कब क्या करना है, पकड़ो उसको, अपनी बॉडी को पहचानो कि इसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो आज यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ। कोई दिक्कत समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं इस क्लास में, आज के इतने। थैंक यू सो मच।